रमज़ान में ना हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, लेकिन बीइंग अ हाउसवाइफ ना घर के काम, किचन के काम, फैमिली को संभालना, बच्चों को देखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह एक्स्ट्रा इबादत के लिए टाइम निकाल सकें, अपना कुरान पाक मुकम्मल कर सकें। क्योंकि एक तो रोज़ा होता है और फिर साथ घर के काम करने होते हैं। इसीलिए आज मैं आपकी इस मुश्किल को करने वाली हूँ आसान। आपको ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो रमज़ान में आपका बहुत सारा टाइम बचाएँगी और उस टाइम को आप इबादत के लिए, नवाफ़िल अदा करने के लिए और अपना कुरान पाक पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ घर के कामों को भी बहुत ईज़िली मैनेज कर सकेंगे। तो आपका रमज़ान होने वाला है बहुत ही आसान, रहमतों से भरपूर और बरकतों वाला। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप बताइए आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं? रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अब तक आपकी कितनी तैयारी मुकम्मल हो गई है? कौन-कौन से काम आपने करके रख लिए हैं? रात को ना मैं डिसाइड करके सोई थी कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं ताज़ा धनिया और पुदीना मंगवाऊँगी और उसको स्टोर करके रखूँगी। अगर हम रमज़ान से पहले इन छोटे-छोटे कामों को कर लेंगे ना, तो फिर रमज़ान में इफ्तारी के टाइम जो हमारे सर पे एक बहुत सारा काम का बर्डन हो जाता है और हम भागम-भाग सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि चटनी बनेगी, दही बल्ले बनेंगे, सबके घर में डिफरेंट इफ्तारी की चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे में अगर आपने ये छोटी-छोटी सी तैयारियाँ करके रखी होंगी ना, तो आपका रमज़ान बहुत ज़्यादा ना टेंशन फ्री और पुरसुकून हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने धनिया और पुदीना को ना क्यूब्स बना के स्टोर नहीं करना, क्योंकि जब आप क्यूब्स को दही में डाल के रायता बनाते हैं ना, तो उनका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आता। आपने सिंपल ये करना है कि काफ़ी सारा धनिया एक ही बार मंगवा लेना है और उसके बाद चेक करना है कि इसके अंदर अगर कोई भी गले सड़े पत्ते हैं या वो जो हल्के से पीले हुए हुए होते हैं, आपने उन सारे पत्तों को अलग कर लेना है। इस काम में थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, क्योंकि धनिया काफ़ी सारा होता है और एक-एक पत्ते को छाँटने में, अलग करने में आपका टाइम और मेहनत दोनों लग सकती है। लेकिन ख़ैर है, एक बार की अगर मेहनत कर लेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी सारे जो दिन हैं वो पुरसुकून और टेंशन फ्री होके गुज़र जाएँगे। क्योंकि धनिया पुदीना हमने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करना होता है। अक्सर हम हांडी के ऊपर धनिया डाल रहे होते हैं, क्योंकि हांडी की शक्ल मुझे लग रहा होता है अच्छी ही नहीं लग रही अगर उसके ऊपर धनिया नहीं डला हुआ। इसके अलावा हम चटनी में धनिया और पुदीना को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो गले सड़े पत्ते थे, जो हल्के से पीले हुए हुए थे यानी ख़राब थे, उनको अलग कर लिया था और इसकी जो रूट्स वाली डंडियाँ थी ना, मतलब काफ़ी सारी जो डंडियाँ थी उनको अलग कर लिया था। आपने बिल्कुल ही डंडियाँ ख़त्म नहीं कर देनी, क्योंकि जो धनिया की ये डंडियाँ होती हैं ना, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छा जायका होता है। और जब इस तरह से आपने सारा धनिया क्लीन कर लेना है, तो आपने एक एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर ये किचन टॉवल रख लेना है और इसकी 2 से 3 डबल लेयर्स करके रखिएगा, ताकि जो धनिया है ना वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री रहे, इसके अंदर बिल्कुल भी जो नमी है ना वो ना जाए। और सारा अपना धनिया आपने इस बॉक्स के अंदर रख लेना है। और इस तरह अगर आप धनिया स्टोर करेंगे ना, तो ईज़िली ये 10 से 15 दिन बहुत आराम से कट जाएगा और आप ना बहुत अरसे के लिए पुरसुकून हो जाएँगी। अच्छा, आपने बॉक्स में नीचे भी ये जो पेपर टॉवल, किचन टॉवल है उसको रखना है और ऊपर भी ना अच्छे से धनिये को इसी टॉवल से कवर करके और बॉक्स को अच्छे से बंद करके अपने फ्रिज में ना स्टोर कर लेना है। और बात आ जाती है पुदीने की, तो पुदीने को ना हम इसकी डंडियों से अलग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं धनिया और पुदीना वॉश करके नहीं रख रही, वरना फिर ये गीला हो जाएगा, इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। तो जब भी आपने यूज़ करना होगा, चाहे चटनी बनानी होगी या सालन में यूज़ करना होगा, आपने फ्रिज में इन डब्बों से अपना ये धनिया और पुदीना निकालना है। इसको पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसकी सारी जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए और फिर इसको यूज़ कर लेना है। और इसी तरह पुदीने को भी ना आपने वो जो पेपर टॉवल है उसी के अंदर अच्छे से पैक करके एयर टाइट करके फ्रिज में रख देना और आपका जो धनिया और पुदीना है ना वो ईज़िली 15 दिन तक बिल्कुल ठीक रहेगा। और धनिया और पुदीना स्टोर करने के बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने हर हांडी में, हर सालन में यूज़ करनी होती है, वो है जी अदरक और लहसुन की पेस्ट। जब तक अदरक और लहसुन सालन में नहीं डलता, जो हमारी हांडी है वो इनकम्प्लीट होती है। तो जब हम हांडी बना रहे होते हैं और बीच में हमें अदरक और लहसुन छीलना पड़ता है ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है और जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा होता है। तो कोशिश किया करेंगे 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 वीक के लिए जो धनिया और पुदीना है इसको भी स्टोर करके रखें और साथ ही अदरक लहसुन का भी पेस्ट है ना उसको क्यूब्स की फॉर्म में आप स्टोर कर लें। तो आप देखेंगी कि आपका जो कुकिंग टाइम है ना वो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और जो आप है झटपट फटाफट जो है ना हांडी बना लेंगी। यहाँ मैंने अदरक और लहसुन को पील ऑफ करके ना पानी में अच्छी तरह से डिप करके रख दिया था, ताकि इसके ऊपर कोई भी मिट्टी है या कुछ भी है वो अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। और उसके बाद इस धुले हुए अदरक लहसुन को आपने जी डाल लेना है ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, जिसके अंदर आप मसाला पीसती हैं। और अगर तो आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर करने वाली हैं, तो फिर आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है, पानी ऐड नहीं करना। क्योंकि अगर आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगी ना और फ्रिज में इस पेस्ट को स्टोर करेंगी, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसको बर्फ़ वाला वो जो आइस ट्रे होती है उसमें क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर करना था, तो मैं अदरक लहसुन को पानी डाल के ना ग्राइंड करके रख लूँगी। और पानी आपने थोड़ा ऐड करना है, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी बनानी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है।
इस तरह अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे ना तो रमज़ान में हम बहुत सारा जो अपना टाइम है ना वो बचा सकेंगे। अब यहाँ पर कुछ बहनों ने कहना है कि यार इतने छोटे-छोटे काम तो हम खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं। बज़ाहिर ये काम बहुत छोटे आपको लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप हांडी बनाते हुए, अफ़तारी बनाते हुए बीच में अदरक लहसुन छील ले बैठ जाएँ या धनिया पुदीने की पत्तियाँ अलग करने बैठ जाएँ ना, तो भई हर काम में टाइम लग रहा होता है। इसलिए अगर आपको आसान लगता है और आप चाहती हैं कि आप अपने लिए थोड़ी-सी रूटीन सेट करके टाइम मैनेज कर सकें ना, तो इन छोटे-मोटे कामों की तैयारी लाज़मी करके रखें। क्योंकि हांडी तो हम सबके घरों में बननी ही है। अच्छा, जब ये अच्छे से आप ग्राइंड कर लेंगे ना, तो ये जो आइस क्यूब की ट्रे होती है उसके अंदर आपने इसको फिल कर लेना है और उतने ही साइज़ की क्यूब्स बनाइएगा जितनी आप एट अ टाइम एक हांडी में यूज़ कर सकें। जैसे मेरी ना एक वक्त में अगर मैं हांडी 2 लोगों के लिए बनाती हूँ तो 1 क्यूब ना इनफ होती है। तो आपने उसी हिसाब से और उसी साइज़ की क्यूब्स बनानी है और कोशिश कीजिएगा कि जो अदरक लहसुन की पेस्ट है आप उसको उस ट्रे में स्टोर करें जिसके ऊपर ढक्कन हो। वरना जो आपका फ्रिज वाला पोर्शन है ना, उसमें पूरे में जो अदरक लहसुन की महक है ना, वो आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसको ऊपर से कवर करके आपने फ्रीज़ कर देना है। और अब आ जाती है जी टमाटर स्टोर करने की बारी। टमाटर तो भाई आजकल वैसे ही बहुत बहुत सस्ते हुए हैं, मतलब ईज़िली ना 40-50 रुपए किलो हर जगह से मिल रहे हैं। तो भाई जितना इनको स्टोर करके आप फ्रीज़ कर सकती हैं ना, फ़ायदा उठा लें, क्योंकि ईद पे, बकरा ईद पे इनको बहुत ज़्यादा ना कहते हैं आग लग जाती है और ये बहुत महँगे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टमाटर मैं तो सिंपल इसी तरह स्टोर कर लेती हूँ कि काफ़ी सारे टमाटर ग्राइंडर के जग में डालती हूँ, थोड़ा-सा पानी ऐड करती हूँ और इनकी पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी-सी थिक फॉर्म में इसकी प्यूरी बनाएँ। अगर पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे ना, तो वो फिर जो क्यूब्स हैं, उसमें जो टमाटर का ज़ायका है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता और वो ऐसे पानी-पानी सा फ़ील हो रहा होता है। तो बस यहाँ मैंने सिंपल टमाटर के अंदर पानी ऐड किया था और उसको अच्छे से ग्राइंड करके ना इस तरह आइस क्यूब की ट्रे में डाल लिया था। अच्छा, अब यहाँ पर जी मेरे पास जो टमाटर ग्राइंड किए हुए थे वो ज़्यादा थे और मेरे पास दूसरी कोई आइस क्यूब की ट्रे तो थी नहीं, लेकिन ख़्याल आया कि जो एक्स ट्रे है ना वो 2 पड़ी हैं, तो इस तरह ना छोटे-मोटे जुगाड़ कर लिया करें और हर चीज़ को ना यूटिलाइज़ कर लिया करें। तो जो बाकी का सारा बचा हुआ मिक्सर था ना, वो मैंने ये जो एग्स वाली ट्रे थी उसके अंदर फ्रीज़ कर दिया था। क्योंकि अब मैं फ़ौरन से बाज़ार तो भाग नहीं सकती थी कि जाके आइस क्यूब की ट्रे लेके आऊँ, तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ करते हैं। इस तरह थोड़ा-सा अपना दिमाग लगा लिया करें और चीज़ों को ना क्या कहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पर्पज़ के लिए एक ही चीज़ को यूज़ कर लिया करें। चलें जी, अब ये नेक्स्ट डे हो गया था और जो मेरे टमाटर की क्यूब्स थी वो भी जम चुकी थी और जो अदरक लहसुन की क्यूब्स मैंने फ्रीज़ की थी वो भी जम चुकी थी। अब इनको सिंपल आपने ये करना है कि जो आपकी ट्रेज़ हैं, यानी कि जिसके अंदर आपने इन्हें फ्रीज़ किया था उसमें से निकालना है और कोई भी एयर टाइट अपना जो बॉक्स है उसके अंदर ना इन सारी क्यूब्स को एक-एक करके फ्रीज़ कर देना है। जब भी आप हांडी बनाएँगी या जिस भी चीज़ में आपको ज़रूरत हो, आप फ़ौरन फ्रीज़र से इन क्यूब्स को निकालें, हांडी में डाल लें और झटपट ना जी हांडी बना के फ्री हो जाएँ। और आप देखेंगी कि आपका कितना सारा जो टाइम है ना वो बच जाएगा। और ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ ना, ये तो मैं सारी आम रूटीन में भी फ़ॉलो करती हूँ। रमज़ान में फ़ॉलो करेंगे तब भी फ़ायदा है और अगर आम रूटीन में फ़ॉलो करेंगे तब भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपका जो बहुत सारा कीमती टाइम है ना वो बच जाएगा और उस टाइम को आप अपनी इबादत के लिए यूटिलाइज़ कर सकेंगी, कुरान पाक पढ़ सकेंगी, नवाफ़िल अदा कर सकेंगी। इसी तरह यहाँ पर ये जो अदरक लहसुन की क्यूब्स थी इनको भी मैंने एक डब्बे के अंदर रख लिया था और इसको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी और तकरीबन ना 10 से 12 दिन के लिए मेरी जो लाइफ़ है वो बहुत पुरसुकून हो जाएगी और फिर मैं इसको दोबारा बना लेती हूँ जब मुझे लग रहा होता है कि जी अब मेरी क्यूब्स ख़त्म होने वाली हैं। और कसम से इस एक हैबिट की वजह से ना मेरी लाइफ़ में बहुत सुकून आ गया है, क्योंकि जब हांडी बनानी होती है ना तो बस मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं फटाफट से चीज़ें निकालती हूँ, बनाती हूँ और साइड पे हो जाती हूँ। अच्छा, सुबह-सुबह सबसे पहले इन सारे फ्रीज़र वाले कामों को मैंने निपटा लिया था। उसके बाद आ गई थी जी किचन को साफ़ करने की बारी और मेरी एक रूटीन है कि मैं घर की सफाई करने से पहले, बाकी सारे काम करने से पहले ना हांडी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज दोपहर का जो सालन था ना वो कल का बचा हुआ था, तो मैंने कुछ बनाना नहीं था, लेकिन हाँ रात को तो कुछ खाना था, क्योंकि भई ये जो पेट है ये 3 टाइम कुछ माँगता है। तो मैंने सोचा कि रात को कटलेट्स बना लेंगे आलू और चिकन के। तो बस यहाँ पर मैं आलू और चिकन को बॉयल कर रही थी और यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप ना एक ही वक्त में 2 चीज़ों को एक साथ बना लिया करें। एक तो इस तरह आपका टाइम भी बच जाता है और दूसरा अगर आप एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं ना तो आपकी गैस की भी बचत हो जाती है और तीसरा कुकर यूज़ करने से जो आपका टाइम है ना वो भी कम लगता है। लेकिन अगर मेरी बहनों को कुकर इस्तेमाल करने से डर लगता है, जिस तरह शादी से पहले मुझे भी बहुत डर लगता था, मुझे अल्लाह माफ़ करे डर लग रहा होता था कहीं फट ना जाए। शादी से पहले जब मम्मा खाना बनाती थी ना और किचन में कुकर चलता था, मैं किचन में नहीं आती थी, इतना डर लगता था। लेकिन खैर शादी के बाद इंसान को सब कुछ करना आ जाता है। सिर्फ़ आयतल कुर्सी पढ़ के कुकर पे दम कर दिया करें और बस अल्लाह का नाम लेके चला लिया करें, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह और आपका जो टाइम है वो काफ़ी सारा बच जाएगा। अच्छा, कुकर चढ़ाने के बाद आलू और चिकन को बॉयल करने रखने के बाद मैं आ गई थी कमरे में और सारे खिलारे वगैरह समेट रही थी, क्योंकि भाई जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लो, हर रोज़ वही सेम काम होते हैं, वही सेम रूटीन होती है और हम औरतों को ना डेली वही सब कुछ करना पड़ता है। चाहे हम हँसें, रोएँ, बीमार हों या जो मर्ज़ी हो, काम तो जी करने ही करने हैं।
अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात जो बहुत सारी औरतें ना रमज़ान में फ़ेस करती हैं कि हम सब की ख्वाहिश होती है और हम सब चाहते हैं कि हम घर के कामों के साथ ना कुरान पाक भी मुकम्मल कर सकें। इस बारे में आपको मैं बताती हूँ कि आपने कुरान पाक किस तरह मुकम्मल करना है। मेरी एक बहन ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप ही घर की डस्टिंग नहीं की जाती है, फर्नीचर बहुत गंदा हो जाता है, कोई हल बताएँ। तो भई मेरी प्यारी बहन, इसका सिंपल सा हल यही है कि रोज़ 10 से 15 मिनट निकाला करें और डस्टिंग के ऊपर ना अपना जो टाइम है वो 10 से 15 मिनट लाज़मी लगाया करें। इस तरह ये होता है कि जो आपका फर्नीचर है वो भी न्यू रहता है और जो उसके ऊपर गर्द गुबार आ जाती है ना, वो भी नहीं जमती है। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है जिससे जी आप बगैर डस्टिंग किए बगैर अपने फर्नीचर को ना चमकता हुआ रख सकें। काम करेंगी तभी जो घर है ना वो ऑर्गेनाइज और साफ़ रहेगा। और साथ ही मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं किरण उबैद, हैदराबाद में रहती हैं और मेरे व्लॉग्स उनको बहुत पसंद हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी आज कि आपने आज के व्लॉग में मेरा नाम लेना है। तो किरण उबैद, अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो जी मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर अमल कर लिया। मुझे याद रहा कि आपका नाम लेना है मैंने, और थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हैं, मेरी टिप्स आपको पसंद आती हैं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और प्यार देते रहें। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और अब आ जाती है जी बात रमज़ान में आपने ना कामों के साथ और रोज़े के साथ कुरान पाक को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो बहुत आसान सा तरीका है कि कोशिश किया करें कि फजर के बाद ना इंसान का जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश होता है, तो उस टाइम कोशिश करें कि आधा सिपारा पढ़ लें या 3 से 4 जो सफ़े हैं ना कुरान पाक के वो पढ़ लिया करें। और रमज़ान में हर नमाज के बाद अपनी रूटीन बनाएं कि 3 से 4 जो पेजेस हैं ना कुरान पाक के आपने लाजमी पढ़ने हैं। और इस तरह जब आप हर नमाज के बाद 3 से 4 सफ़े पढ़ेंगी ना तो इंशाल्लाह आपका जो कुरान पाक है ना वो लाज़मी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली जो बात आ जाती है ना वो तो नियत की है। जब आप किसी चीज़ की नियत कर लेती हैं ना तो अल्लाह ताला उस काम में आपका हाथ खुद पकड़ लेती हैं और वो काम आपके लिए ना आसान हो जाता है। क्योंकि जो हम औरतें हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमेन है ना, उन्होंने घर का काम भी करना है, रोज़े भी रखने हैं और हर चीज़ को ना मैनेज करना है। अच्छा, यहाँ एक टिप देती हूँ कि चूल्हे के पीछे की ये वाली जो जगह है ना अक्सर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, ग्रीज़ी और ऑयली हो जाती है। तो टाइम टू टाइम ना इसको साफ़ करना मत भूला करें। मैंने ना एक पुराना टूथब्रश रखा हुआ है और अच्छे से ना मैं इन कॉर्नर्स को टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। तो मेरी सारी वो प्यारी बहनें जो रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती हैं ना, तो बस वो अभी से अपनी रूटीन बना लें, पुख्ता इरादा कर लें, हर नमाज के बाद लाज़मी कुरान पाक पढ़ें, सुबह फ़जर के बाद कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करें। और जब रमज़ान में अफ़तारी की तैयारी कर रही हूँ, घर की तैयारी कर रही हूँ ना, घर का काम कर रही हूँ, तो बस ये सोचें कि ये भी आप इबादत के तहत कर रही हैं, क्योंकि रमज़ान में तो आपके हर अमल का सवाब है, बल्कि रमज़ान में आपकी हर नेकी का जो सवाब है ना वो 70 गुना तक बढ़ जाता है। तो आपने जब भी अफ़तारी बनानी है, सहरी बनानी है, तो यही सोचना है कि ये कोई बर्डन नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला आपको इसके ज़रिए इबादत का सवाब कमाने का मौका दे रहे हैं। इसके अलावा आपने चलते फिरते घर के काम करते हुए ना अज़कार पढ़ते रहने हैं। रमज़ान के अशरे की दुआएं हैं, रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा, निजात का अशरा, सारी दुआएं छोटी मोटी जो भी आपको आती हैं काम करते हुए उनको जारी रखें ज़बान पे। बल्कि अभी से ना अपनी आदत बना लें कि रमज़ान आने से पहले जब आप घर के काम कर रही होती हैं तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती रहा करें, दुरूद पाक पढ़ती रहा करें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के साथ, किचन के साथ, हर चीज़ की सफाई के साथ ना दिलों को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक दिल साफ़ नहीं होगा ना, दिल में क्या कहते हैं सफाई पाकीज़गी नहीं होगी, तब तक आप रमज़ान की बरकतों का जो फ़ायदा है ना वो उठा ही नहीं सकती हैं। किसी से नाराज़ है ना तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें। अपने दिल को ना रमज़ान से पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। जिस तरह घरों को साफ़ सुथरा करेंगे ना, बिल्कुल उसी तरह घर की सफाई के साथ दिल की सफाई का भी एहतमाम करें। और एक और बात, रमज़ान ना पूरा साल बाद आता है, तो आपने ना कामों से ज़्यादा इस बात की टेंशन लेनी है कि आपने किस तरह इस रमज़ान का जो है ना वो भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये जो अपनी डीप क्लीनिंग वाले सारे काम है ना, ये रोज़े आने से पहले मुकम्मल कर लें ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। अपने फ्रिज के अंदर पकौड़े समोसे जो भी आप बना के फ्रीज़ करती हैं वो कर लें। वैसे मैं तो मशवरा ये देती हूँ कि अगर इंसान अफ्तारी के टाइम खाना खा लेना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एक तो जो वेट है वो भी नहीं बढ़ेगा, और जो दूसरा है ना, हम ऑयली चीज़ें खा लेते हैं जो उससे हमारा स्टमक अलग क्या कहते हैं अपसेट हो जाता है। लेकिन खैर हर घर की अपनी रूटीन होती है। मैंने आपको बता दिया कि आपने हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। आपने कोशिश करनी है कि फ़जर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने काम हैं उन्हें निपटा के सोएं, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह के ज़िक्र में अपना बहुत सारा वक्त लगाएं, और आप देखेंगी इंशाअल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। यहाँ आप लोगों से बातें करते करते मेरे सारे काम हो गए थे, रोटियां बन गई थी, घर की सफाई भी हो गई थी, और उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।